हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम आपके स्टैंडर्ड 9th मैथ्स 2 का प्रैक्टिस सेट 1.3 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री, ये इसका लास्ट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो इसी के साथ साथ आपका ये चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि इस प्रैक्टिस सेट के इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 1.1 और 1.2 मैंने पहले ही पढ़ाकर अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप देख लो। तो आज हमारे ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, ये काफ़ी ज़्यादा आसान प्रैक्टिस सेट है, बहुत ज़्यादा छोटा प्रैक्टिस सेट है, इसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे देखो, ये प्रैक्टिस सेट ना आपका मैथ्स नहीं चेक कर रहा है, ये प्रैक्टिस सेट आपका क्या चेक कर रहा है पता है, ये आपका ग्रामर चेक कर रहा है कि आपको ग्रामर कितना अच्छा आता है। आपको सिंपली जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं उसको इफ़ और देन फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, बस काम खत्म हो गया। ठीक है, तो देखो कोई भी अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि कोई भी इफ़ देन क्वेश्चन कैसे लिखते हैं। अभी मान लो मैं आपको बोल रहा हूँ, तो देखो यहाँ पर मैं आपको ग्रामर समझा देता हूँ। देखो, अभी आपसे कोई अगर एक सिंपल स्टेटमेंट बोल रहा है कि गो टू जिम एंड गेट अ गुड फिजिक, तो अगर मैं आपसे पूछूँ ये स्टेटमेंट का टाइप क्या है, आपको इंग्लिश तो आपने पढ़ा ही होगा ना, ग्रामर आपने पढ़ा होगा ना, कि कोई भी स्टेटमेंट में जब एंड आता है तो वो स्टेटमेंट एक कंपाउंड स्टेटमेंट बन जाता है। तो ये तो आपने सुना ही होगा कि गो टू जिम एंड गेट अ गुड फिजिक, इसमें क्योंकि एंड आ रहा है तो इसको हम बोलेंगे कि यह है एक कंपाउंड स्टेटमेंट। अब मैं आपको बोलूँगा कि इसको इफ़ देन फॉर्म में वापस लिखो। तो अगर आपको इसको इफ़ देन फॉर्म में वापस लिखना है ना, तो देखो, इफ़ और देन, इफ़ के बाद जो बात आता है उसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट, और जो देन के बाद आता है उसे हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। एक होता है एंटीसीडेंट, एक होता है कॉन्सिक्वेंट। अब देखते हैं कि इफ़ के बाद क्या होगा। यहाँ पे आपने बोला है कि गो टू जिम एंड गेट अ गुड फिजिक, तो अगर आपको इसको इफ़ देन फॉर्म में लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा इफ़ यू गो टू जिम देन यू कैन गेट अ गुड फिजिक। गेट अ गुड फिजिक। तो ये देखो, ये जो पार्ट है इफ के बाद वाला जो पार्ट है ये है आपका एंटीसीडेंट, और ये जो पार्ट है ये है आपका कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, क्योंकि जो इफ के बाद जो स्टेटमेंट आप करते, मतलब जो भी चीज़ होती है उसका कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट यानी कि उसका रिजल्ट होता है देन के बाद वाला स्टेटमेंट। क्योंकि देखो, अगर आप जिम जाओगे और जिम में मेहनत करोगे तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, एक अच्छी फिजिक, है ना। सो देयरफॉर इफ़ यू गो टू जिम देन यू कैन गेट अ गुड फिजिक। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आपको इफ़ और देन स्टेटमेंट कैसे लिखना होता है। अब यहाँ पर आपसे क्या बोला गया है कि द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। अब इसको ना, इसमें आपको सीधे सीधे कुछ एंड या वैसा आपको कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है ना। ये देखो, स्टेटमेंट 3 में आपको एंड दिख रहा है, तो आपको पता है कि आपको इफ़ के बाद क्या लिखना पड़ेगा, देन के बाद क्या लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 में और 2 में दोनों में ही एंड नहीं दिया, तो इसीलिए ना आपको इस क्वेश्चन को दो पार्ट में आपको तोड़ना पड़ेगा, अपने मन में ही, अपने दिमाग से आपको इस स्टेटमेंट को दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको लिखना है। तो देखो, पहले इस स्टेटमेंट को तोड़ते हैं दो पार्ट में। द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो देखो, पैरेललोग्राम क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल होता है जिसके अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो आप बोल सकते हो इफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर कॉन्ग्रुएंट देन द क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम, है ना। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी ऐसा क्वाड्रिलैटरल है जिसमें अपोजिट एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो क्वाड्रिलैटरल हो जाएगा आपका पैरेललोग्राम। मतलब कोई भी ऐसा क्वाड्रिलैटरल ले लो और अगर उसके अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं स्क्वायर क्या है, तो वो भी एक पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अब अगर आपको इसको लिखना है तो आप इसको कैसे लिखोगे, इफ के बाद वाला पार्ट हम इसमें ब्लू में लिख देते हैं। इफ द गिवन क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम, अगर गिवन क्वाड्रिलैटरल आपका पैरेललोग्राम है देन द अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो देखिए, इसको आपको ऐसे ही लिखना था।
अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसको और भी बहुत सारे तरीके हैं स्टेटमेंट को लिखने के। यहाँ पर जो मतलब मोस्टली आपको टीचर्स जैसा लिखाते हैं, मैंने यहाँ पे आपको वैसा स्टेटमेंट लिख दिया है। अगर आपके मन में कोई और भी स्टेटमेंट हो, लेकिन मीनिंग सेम होना चाहिए, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये मीनिंग यहाँ पे नहीं बदलना चाहिए। बाकी आप कैसे भी इसको लिखोगे तो आपका करेक्ट ही मिलेगा। चलिए इसको आप जल्दी से नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर भी सेम वही तरीका है कि अगर कोई भी एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल है जिसका डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट है तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका रेक्टेंगल, है ना। तो यहाँ पे आप लिख दो, इफ द गिवन क्वाड्रिलैटरल is a rectangle, then if the given quadrilateral is a rectangle, then the diagonals are congruent. Then the diagonals are congruent. देखो द की जगह ना यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर आप इट्स डाल दो, ठीक है। देन इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि अभी अगर द लिखेंगे तो ऐसा यहाँ पे स्पेसिफाई होगा कि ये डायगोनल इसके है या नहीं है। यहाँ पे सीधे से आप इट्स लिख दो, यानी कि इसके डायगोनल्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब इसको नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला गया है, इफ द इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। अब मान लो कि ये मिड पॉइंट है और ये दोनों है कॉन्ग्रुएंट साइड, है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल के। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि इस वर्टेक्स से लेकर इस मिड पॉइंट, जो मिड पॉइंट है, इसको जो लाइन जोड़ेगी ये लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगी इस बेस के, ये जो बेस है ना इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी, ऐसे यहाँ पे इस स्टेटमेंट में बोला गया है। तो अब इसको दो पार्ट में तोड़ लेते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल चाहिए और उस आइसोसेलेस ट्राइंगल में द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स इन द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। तो आप सिंपली ऐसे बोल सकते हो, इफ द गिवन ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, और फिर देन के बाद आप ये पूरा स्टेटमेंट वापस रिपीट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, इफ द ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, द ट्राइंगल इज एन isosceles triangle, then the segment joining the vertex, the segment joining the vertex and the midpoint of the base is perpendicular to the base। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल तरीके से यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। तो अब इसको आप अच्छे से नोट कर लो, फिर हम आपका इसका क्वेश्चन नंबर मेन क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। देखो 2 मिनट भी नहीं लगा और हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट भी हो गया, ठीक है। अगर आपको ये वापस थोड़ा एक्सप्लेन मैं करूँ तो मैं आपको बता दूँ कि ये हुआ भी कैसे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये देखो, ये मान लो, देखो फिगर अच्छे से नहीं बना लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो मतलब ये दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये है ए बी सी और ये है इसका मिड पॉइंट, ये इन दोनों का मिड पॉइंट है। तो ये जब ऐसे होगा तो ये परपेंडिकुलर होगा इस लाइन की, ये यहाँ पे बोला गया है। तो ये अगर आपको प्रूफ करना है तो आप प्रूफ भी कर सकते हो, ट्राइंगल ए डी बी और ए डी सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। तो उसके हेल्प से आप बोल सकते हो कि जो बी डी है ये इक्वल है डी सी के। इसका रीज़न क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो अब क्योंकि बी डी और डी सी एक दूसरे के इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है पॉइंट डी इस बेस बी सी का मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको रफ में एक्सप्लेन भी कर दिया कि ऐसा क्यों होता है कि ये वर्टेक्स से लेकर यहाँ पर जो भी लाइन जाती है ये इसके परपेंडिकुलर क्यों है। तो आप इसको मुझे उम्मीद है कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या बोला गया है, आपसे बोला गया है राइट द कॉन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे आपको कुछ 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और यहाँ पे बोला गया है कि इसका कॉन्वर्स लिखो। देखो कॉन्वर्स मतलब अगर आपको सीधी भाषा में या फिर आसान भाषा में अगर मैं आपको बता कि कॉन्वर्स मतलब क्या होता है, तो कॉन्वर्स मतलब उल्टा होता है कि आपको उसके उल्टे फॉर्म में लिखना है।
तो अगर एक चीज़ पहले दी गई है तो वो चीज़ को लास्ट में करना है, जो चीज़ लास्ट में दी गई है उसको पहले करना है। आप सिंपली कॉन्वर्स का मतलब ऐसा समझो, जो पहला है उसको आखिरी करो, जो आखिरी है उसको पहला करो, यानी कि मिरर बना दो उसका, मतलब मिरर इमेज जैसा कुछ बना दो उसका। तो ये जो मैक्स के अंदर ये जो आपको स्टेटमेंट का कॉन्वर्स लिखना है, ये भी कुछ वैसा ही है कि फर्स्ट वाले को लास्ट कर दो, लास्ट वाले को फर्स्ट कर दो। तो देखो कॉन्वर्स स्टेटमेंट्स का पहले मैं आपको एग्जांपल ना हमारे प्रीवियस क्वेश्चन से ही दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यही अभी स्टेटमेंट पढ़ा था ना कि इफ़ अ क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम देन इट्स अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऐसा हमने पढ़ा था। तो अब मैं आपको बोलता हूँ इसका कॉन्वर्स लिखते हैं, चलो। तो इसका कॉन्वर्स कैसे लिखना होगा? इसका कॉन्वर्स आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि ये जो देन वाला पार्ट है इसको पहले डाल दो, और इफ़ के बाद वाला पार्ट है उसको देन में डाल दो। तो कैसे होगा? इफ़ अ क्वाड्रिलैटरल, इफ़ अ क्वाड्रिलैटरल, आपका जो क्वाड्रिलैटरल है has opposite angles congruent, congruent, then it is a parallelogram। तो देखो इसमें स्टेटमेंट में तो कुछ भी चेंज नहीं था, बस आपने क्या किया, कॉन्वर्स लिख दिया। स्टेटमेंट क्या में क्या कुछ भी चेंज हुआ? नहीं, कोई भी चेंज नहीं है आपका स्टेटमेंट में कि एक क्वाड्रिलैटरल में अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जो कि होता है सॉरी, एक पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसका कॉन्वर्स क्या था? ऐसा एक क्वाड्रिलैटरल जिसमें अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे वो पैरेललोग्राम होगा, है ना। और अब अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन 1 में उसी का उल्टा बताया था कि अगर कोई एक एक पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं, उसमें क्या होता है, उसके अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। वही नीचे उल्टा लिखा कि अगर एक क्वाड्रिलैटरल में अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उस क्वाड्रिलैटरल को हम बोलेंगे पैरेललोग्राम। ये तो सेम वैसा ही हो गया ना कि अगर मैं आपको फिर से वही जिम वाला एग्जांपल दूं कि इफ़ यू गो टू जिम देन यू कैन गेट अ गुड फिजिक। ठीक है, अब इसका कॉन्वर्स कैसे लिखेंगे? इफ़ यू वांट अ गुड फिजिक देन यू कैन गो टू जिम, है ना। क्या दोनों स्टेटमेंट का मतलब सेम था? दोनों स्टेटमेंट का मतलब तो यही था ना कि अगर अच्छी फिजिक्स चाहिए तो जिम जाना पड़ेगा। इसमें बस हमने जो स्टेटमेंट इफ़ और बाद वाले स्टेटमेंट को हमने बस इंटरचेंज कर दिया, बाकी मीनिंग तो दोनों स्टेटमेंट का सेम ही है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉन्वर्स स्टेटमेंट, ये जो आपका कॉन्वर्स स्टेटमेंट है इसमें मीनिंग ज़रा भी चेंज नहीं होना चाहिए। बस जो इफ़ के बाद और देन के बाद वाले पार्ट को हम लोग को इसको इन्वर्स कर देना है, ठीक है। तो चलिए अभी हम आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्योंकि आपसे कॉन्वर्स बोला गया है ना, तो सबसे पहले ना आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो इफ देन वाला पार्ट है ना ये आपको वापस लिखना पड़ेगा। मतलब जो स्टेटमेंट आपको दिया है ये इफ देन के फॉर्म में थोड़ी दिया है, ये स्टेटमेंट आपको इफ देन फॉर्म में नहीं दिया है ना, तो पहले आपको इस स्टेटमेंट को इफ देन फॉर्म में लिखना पड़ेगा, फिर इसका कॉन्वर्स लिखना पड़ेगा। तो चलिए पहले इसका इफ देन वाला फॉर्म लिख लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है, द ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट। तो अब ये कैसे जाएगा आपका, इफ टू लाइंस आर पैरेलल then the alternate angles formed by their transversal by their transversal are congruent। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने इसको इफ देन फॉर्म में लिख लिया, अब हमें लिखना पड़ेगा इसका कॉन्वर्स। कॉन्वर्स में क्या होगा, देन वाले पार्ट को पहले ही लिख लेंगे, इफ वाले पार्ट को बाद में लिख लेंगे। वो कैसे जाएगा, इफ द ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर कॉन्ग्रुएंट देन द टू लाइंस आर पैरेलल। सिंपल है ना। चलिए इसको वापस हम लिख भी देते हैं यहाँ पे। इफ द alternate angles formed by the transversal of two lines are congruent, then
सॉरी, देन मैं यहीं पे लिखने लगा, देन तो आपको बाद में आएगा ना। यहाँ पर आप एक स्पेस छोड़ दो, फिर आप लिखो देन द टू लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर आपको कंपैरिजन अगर आप करोगे तो साफ यहाँ पर आपको कॉन्वर्स स्टेटमेंट दिख रहा है। यहाँ पे हम यहाँ पे कॉन्वर्स लिख भी देते हैं। ये रहा आपका यहाँ पे कॉन्वर्स स्टेटमेंट। यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे तो पहले यहाँ पे क्या बोला गया कि दो लाइन पैरेलल है, फिर बोला गया है कि उनके ऑल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और स्टेटमेंट 2 में क्या बोला गया, अगर दो लाइन के ट्रांसवर्सल के जो ऑल्टरनेट एंगल्स बनते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे तो वो दोनों लाइन अपने आप पैरेलल बन जाएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा। अभी हम आपका इसका फिर क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या बोलेगा कि द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री देन द लाइंस आर पैरेलल। यहाँ बोला गया है कि अगर जो इंटीरियर एंगल का पेयर है वो सप्लीमेंट्री है तो दो लाइंस पैरेलल हो जाएगी। तो चलिए अभी हम पहले स्टेटमेंट को तोड़ लेते हैं दो पार्ट में। सबसे पहले क्या बोला गया कि अगर इंटीरियर एंगल जो ट्रांसवर्सल बना रही है वो सप्लीमेंट्री है, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है, देन द लाइंस आर पैरेलल। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इफ़ द टू इफ two lines are parallel, then the pair of interior angle made by the transversal are supplementary। और जब आपको कॉन्वर्स बनाना रहेगा तो आप सिंपली इसका उल्टा कर सकते हो। चलिए इसको हम लिखते हैं कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइन पैरेलल है, देन द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल made by their transversal are supplementary। तो ये था आपका स्टेटमेंट इफ देन फॉर्म में। अब इसका कॉन्वर्स हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा कि अगर जो इंटीरियर एंगल कोई भी दो लाइंस का एक ट्रांसवर्सल बना रहा है और वो इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री हुए तो हमारी दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएगी। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ द इंटीरियर एंगल formed by transversal of two lines are supplementary, then the given two lines are parallel। ठीक है, तो ये कंप्लीट स्टेटमेंट था। ये दोनों के दोनों एकदम कंप्लीट स्टेटमेंट है। अगर आप ये स्टेटमेंट लिखोगे तो टीचर को कोई भी मौका नहीं मिलेगा कि कहीं वो आपके कहीं पे भी यहाँ पे मार्क्स काट पाए। तो इसीलिए मैंने आपको एकदम अच्छे से डिटेल में पूरा स्टेटमेंट दोनों लिखा दिया। अब इसको अच्छे से नोट कर लो, फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो अब यहाँ पे आपसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो ऐसा कोई भी क्वाड्रिलैटरल जिसके डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे उसे एक रेक्टेंगल, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका इफ देन स्टेटमेंट लिख लेते हैं। इसको आप एक बार इसको सॉल्व कर भी चुके हो तो इस यहाँ पे आप आराम से लिख लोगे। तो यहाँ पे आप लिख दो सिंपली, इफ द क्वाड्रिलैटरल is a rectangle, then if a quadrilateral is a rectangle then its diagonals are congruent। अब यहाँ पे आपको इसका कॉन्वर्स लिखना है। कॉन्वर्स में क्या आ जाएगा, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर कॉन्ग्रुएंट देन द क्वाड्रिलैटरल इज अ रेक्टेंगल। सिंपली आपका स्टेटमेंट हो जाएगा। यहाँ पे आप सिंपली लिख दो, इफ द diagonals of a quadrilateral
are congruent, then it is a rectangle. यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। और इसी क्वेश्चन नंबर 2 के साथ साथ आपका प्रैक्टिस सेट 1.3 भी खत्म हो गया, और प्रैक्टिस सेट 1.3 के साथ आपका चैप्टर नंबर 1 मैथ्स 2 का ये भी यहाँ पर एंड हो गया। काफ़ी ज़्यादा आसान प्रैक्टिस सेट था, पूरा का पूरा चैप्टर ही बहुत ज़्यादा आसान था। 1.1 भी आसान था, 1.2 भी आसान था, लेकिन 1.3 तो कुछ ज़्यादा ही आसान था। इसमें तो आपको मैथ्स करना ही नहीं पड़ा, बस इसमें आपको ग्रामर करना पड़ा। ठीक है, तो मुझे लगता है 15 मिनट में हमारे पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ खत्म भी हो गया। और मुझे उम्मीद है कि ये प्रैक्टिस सेट आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।